हेलो दोस्तों, आपके अपने मात्र यूट्यूब चैनल टीटन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर से जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे हमको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए मलेरिया, बिपायरिया, सी गोनोरिया, डी कालाजार। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो तीन ऑप्शंस हैं वो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं और एक ऑप्शन जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो ऑप्शन होगा कौन? वो ऑप्शन सी होगा। जो गोनोरिया है ये एक प्रकार का संचारी जीवाणु संक्रमण है, ये जीवाणु संक्रमित रोग है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बाकी के तीन ऑप्शंस पे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। मलेरिया में क्या होता है कि एक प्लाज्मोडियम नामक क्या होता है, एक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है। एक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण मलेरिया होता है। इसमें एक मादा मच्छर होता है, मादा मच्छर का नाम आप जानते होंगे शायद, एनोफिलीज। एनोफ्लीज मच्छर जो होता है इसके चपेट में यदि कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको क्या मलेरिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें होने क्या लगता है कि ये जो प्रोटोजोआ होता है वो मानव शरीर में क्या करता है, और प्लीहा को लीवर और प्लीहा को क्या करता है, ये संक्रमित कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रोटोजोआ होता है ये लीवर और प्लीहा को संक्रमित कर देता है और जो आरबीसी होता है ये इसमें बहुत जल्दी जल्दी घटने लगता है। मलेरिया में आरबीसी बहुत जल्दी जल्दी नष्ट होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं पायरिया के बारे में। पायरिया में क्या होता है कि ये मसूड़ों को क्या पहुंचाने लगता है, हानि पहुंचाने लगता है। मसूड़ों से कहीं कहीं खून आ जाता है, मुंह से बदबू आने लगती है, तो ये सब पायरिया में होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ जनित रोग है। अब बात करते हैं हम काला जार के बारे में। काला जार में क्या होता है कि एक परजीवी बालू मक्खी होता है, एक परजीवी बालू मक्खी के द्वारा ये फैलने लगता है। काला जार एक परजीवी बालू मक्खी होता है जिसके कारण क्या होता है, ये फैलने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, गोनोरिया, ऑप्शन सी। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि पायरेथ्रम यौगिक का उपयोग क्या होता है। ऑप्शन ए कीटनाशी के रूप में, बी बेकरी में, सी बारूद बनाने में, डी मच्छर भगाने में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मच्छर भगाने में। जो पायरेथ्रम यौगिक होता है इसका उपयोग मच्छर भगाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बाकी के ऑप्शन पे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। जो आपका ऑप्शन ए दिया है कीटनाशी के रूप में, तो दोस्तों एक यौगिक होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका दिया है बेकरी में, जो एक दोस्तों ये यौगिक होता है मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट, इसका उपयोग बेकरी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपका ऑप्शन सी दिया है बारूद बनाने में, तो एक यौगिक होता है पोटेशियम नाइट्रेट, इसका उपयोग किस में किया जाता है, बारूद बनाने में। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मच्छर भगाने में। जो पायरेथ्रम यौगिक होता है इसका उपयोग मच्छर भगाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि मिर्च के तीखापन का कारण क्या है। आखिरकार मिर्च तीखा क्यों लगता है। ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, बी कैरिकाक्जेंथिन, सी जैंथोफिल, डी कैप्सिसिन। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कैप्सिसिन के कारण मिर्च तीखा लगता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपका ऑप्शन ए दिया है एंथोसाइनिन, इसके कारण जो सेब होता है उसका रंग लाल होता है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका जो ऑप्शन बी दिया है कैरिकाक्जेंथिन, इसके कारण पपीते का रंग पीला होता है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका जो ऑप्शन सी दिया है जैंथोफिल, इसके कारण हल्दी का रंग पीला होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कैप्सिसिन। देखिए एंथोसाइनिन ये जो है ये सेब का रंग लाल कर देता है, कैरिकाक्जेंथिन जो होता है ये पपीते का रंग पीला कर देता है, और ये जो जैंथोफिल दिया है ये हल्दी का रंग पीला कर देता है। हल्दी का जो पीला रंग होता है वो जैंथोफिल के कारण ही होता है, और ये जो आपका कैप्सिसिन दिया है ये मिर्च के तीखापन का कारण है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि मनुष्य की बड़ी आंत लगभग कितनी फीट लंबी
और कितने इंच चौड़ी होती है और ये कितने भागों में विभक्त होती है? ऑप्शन ए 22 फीट लंबी तथा 2.5 इंच चौड़ी, 2 भाग। बी 5 फीट लंबी तथा 4.5 इंच चौड़ी, 4 भाग। सी 5 फीट लंबी तथा 2.5 इंच चौड़ी, 3 भाग। डी 7 फीट लंबी तथा 3.5 इंच चौड़ी, 3 भाग। ठीक है दोस्तों, तो हमको इस प्रश्न में बताना है कि जो मनुष्य की बड़ी आंत होती है वो लगभग कितनी फीट लंबी और कितनी इंच चौड़ी होती है और ये कितने भागों में विभक्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो मनुष्य की बड़ी आंत होती है वो लगभग कितने फीट की? 22 फीट की होती है। ठीक है दोस्तों, जो मनुष्य की बड़ी आंत होती है वो लगभग 22 फीट की होती है और ये जो आंत होती है ये 2 भागों में बटी होती है। एक होती है छोटी आंत, और एक होती है बड़ी आंत। ठीक है दोस्तों, एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। छोटी आंत 3 भागों में विभक्त होती है। एक होता है ग्रहणी, एक होता है अग्र क्षुद्रांत और एक होता है क्षुद्रांत। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो ये बड़ी आंत होती है ये भी 3 भागों में विभक्त होती है। एक होता है सीकम, एक होता है वृद्रांत, एक होता है मलाशय। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको एक चीज और बता दें कि ये जो बड़ी आंत होती है ये छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है। चौड़ी तो अधिक होती है लेकिन लंबाई में ये छोटी होती है। कौन? बड़ी आंत। बड़ी आंत छोटी आंत से लंबाई में छोटी होती है और चौड़ाई में अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, ये लगभग कितनी? ये जो बड़ी आंत होती है ये लगभग 5 फीट लंबी होती है और 2.5 इंच चौड़ी और ये कितने भागों में विभक्त होती है? 3 भागों में। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों 5वां प्रश्न है कि मनुष्य में लगभग कितने लीटर आंतरस प्रतिदिन स्रावित होता है? ऑप्शन ए 4 से 5 लीटर, बी 2 से 3 लीटर, सी 1 से 3 लीटर, डी 1.5 से 2.5 लीटर, यानी 1.5 से 2.5 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको आंतररस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं। ठीक है दोस्तों, आखिरकार आंतरस होता क्या है? ठीक है दोस्तों, तो ये जो आंतरस होता है ये हल्के पीले रंग का होता है। किस प्रकार का होता है? हल्के पीले रंग का। और ये जो आंतरस होता है ये किस प्रकार का द्रव्य है? ये एक प्रकार का क्षारीय द्रव्य होता है। किस प्रकार का द्रव्य होता है? क्षारीय द्रव्य होता है। ठीक, और ये अब हम जानेंगे कि आंतरस जो होता है ये भैया स्रावित कहाँ से होता है। आंतरस जो होता है ये आखिरकार स्रावित कहाँ से होता है? तो आंतरस जो होता है वो आंत्र ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? आंत्र ग्रंथियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और ये जो आंतरस होते हैं इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, और वो आपको समझ में भी आ जाएगा। कई प्रकार के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं जैसे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, एरेप्सिन। अब माल्टेज का आखिरकार काम क्या होता है कि ये क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में क्या करता है? बदल देता है। ठीक है दोस्तों, और जो ये सुक्रेज होता है ये क्या करता है कि सुक्रेज को ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज में क्या कर देता है? बदल देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम माल्टेज और सुक्रेज जान गए, अब हम आपको लैक्टेज और इरेप्सिन के बारे में बता देते हैं। दोस्तों ये जो लैक्टेज होता है ये क्या करता है कि लैक्टोज को ग्लूकोज और किसमें? ग्लैक्टोज में क्या करता है? बदल देता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज जान गए। अब मैं आपको इरेप्सिन के बारे में बता देता हूं। आखिरकार इरेप्सिन क्या करता है? इरेप्सिन जो एंजाइम होता है ये क्या करता है? प्रोटीन के अवयव को क्या करता है? एमिनो अम्ल में क्या कर देता है? तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि जो आंतरस होता है ये किस प्रकार का होता है? हल्के पीले रंग का होता है। ये किस प्रकार का द्रव्य होता है? क्षारीय द्रव्य होता है। और ये जो आंतरस होता है ये कहाँ से स्रावित होता है? आंत्र ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इरेप्सिन। हमने आपको सभी के बारे में इसको बता भी दिया। अब हमको बताना है कि मनुष्य में लगभग कितने लीटर आंतरस प्रतिदिन स्रावित होते हैं। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। 2 से 3 लीटर आंतरस मनुष्य में लगभग
प्रतिदिन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये स्रावित कहाँ से होते हैं, आंत्र ग्रंथियों द्वारा। किसके द्वारा, आंत्र ग्रंथियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो अब तक आपने शायद सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों छठा प्रश्न है कि निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ऑप्शन ए राइबोसोम, बी गाल्जी काय, सी लाइसोसोम, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, हमको बताना है कि निम्न में से, मतलब ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सुसाइडल बैग। देखिए दोस्तों, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आखिरकार कहते क्यों है इससे आत्महत्या की थैली। देखिए दोस्तों, जो लाइसोसोम होता है ये अपनी ही कोशिका का क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है, मतलब कोशिका को क्या करता है, नष्ट कर देता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, लाइसोसोम। दोस्तों सातवां प्रश्न है कि पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक में कैसा परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए घट जाता है, बी पहले जैसा ही, सी बढ़ जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्वथनांक के बारे में जानेंगे कि आखिरकार क्वथनांक होता क्या है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन तब भी मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं आपको। ठीक है दोस्तों, कि आखिरकार क्वथनांक होता क्या है। तो दोस्तों क्वथनांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव का क्या वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस द्रव्य का क्या कहलाता है, वो क्वथनांक कहलाता है। मतलब जो वाष्प दाब हो और वायुमंडलीय दाब हो वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको क्या कहलाएंगे, उस द्रव्य का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वथनांक जान गए। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मान लीजिए कोई द्रव्य ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की अशुद्धियां मिला देते हैं। तो जब हम अशुद्धियां मिला देते हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम किसी द्रव्य में क्या करें, कोई अशुद्धियां मिला दें तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। या आपसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछ सकता है कि मान लीजिए कोई द्रव्य है उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां मिला दें तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा, तो आप हमेशा बढ़ने पर टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो बॉइलिंग पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मान लीजिए हम ऊंचाई की ओर बढ़ें, मान लीजिए किसी पहाड़ की ओर बढ़ने लगे या चढ़ने लगे, तो क्या होता है, वहां वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। वहां जो पानी होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ऊंचाई की ओर बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होने लगता है। ठीक है दोस्तों, आपने एक चीज सुना होगा कि यदि हम प्रेशर कुकर में कोई खाना पकाएं तो बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत कम समय में पक जाता है। ऐसा क्यों, आपने कभी सोचा? यदि आपने कभी सोचा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रेशर कुकर में हम किसी खाने को पकाते हैं तो वो बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत ही कम समय में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो दाब हम जब बढ़ा देते हैं तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना बहुत ही कम समय में पक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम प्रश्न का उत्तर दे देते हैं कि पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक में कैसा परिवर्तन होता है। तो जाहिर सी बात है कि कैसा परिवर्तन होगा, वो बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्वथनांक में इंक्रीज होना। दोस्तों आठवां प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। दोस्तों यहाँ पे हमको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो वही हमको बताना है। ऑप्शन ए दिया है क्यूसेक, बी ल्यूमेन, सी टेस्ला, डी डाप्सन इकाई। हम जानते हैं जो क्यूसेक होता है ये किसकी मापने की इकाई है, ये जल के बहाव का मापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हमको दिया है ल्यूमेन, ऑप्शन बी दिया है हमको ल्यूमेन। ल्यूमेन किसकी इकाई है, ये ज्योति फ्लक्स मापने की इकाई है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी दिया है टेस्ला, टेस्ला किसकी मापने की इकाई है, ये चुंबकीय प्रेरण की क्षेत्र की मापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो बचा वो हमारा सही होगा। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सी है, डाप्सन इकाई। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों नवा प्रश्न है कि तरल का प्रवाह दर किस मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे हमको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा तरल का प्रवाह दर मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है हाइग्रोमीटर, बी लक्स मीटर, सी मैनोमीटर, डी वेंचुरीमीटर। तो आपका जो ऑप्शन डी है वेंचुरीमीटर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वेंचुरीमीटर के जरिए तरल का प्रवाह दर मापा जाता है। आइए अब हम बाकी के तीन ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो हाइग्रोमीटर होता है इससे आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है, और ये जो आपका लक्स मीटर दिया गया है इससे प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है, और ये जो आपका मैनोमीटर दिया गया है इससे गैस दाब मापा जाता है। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, और ये जो बाकी के तीन है ये गलत हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों 10वां प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त नियंत्रित क्षणों का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए बोरान, बी ग्रेफाइट, सी कॉपर, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम नाभिकीय रिएक्टर के बारे में जानते हैं कि आखिरकार नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है। तो दोस्तों ये जो आपका नाभिकीय रिएक्टर है ये एक प्रकार का संयंत्र होता है। क्या होता है? संयंत्र होता है, जिसके जरिए क्या होता है कि ये नाभिकीय अपक्रिया को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। जो निर्मुक्त ऊर्जा होती है उसका उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आजकल के समयों में नाभिकीय रिएक्टरों के जरिए क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमसे प्रश्न में पूछा क्या है कि नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त नियंत्रित क्षणों का निर्माण किससे होता है। तो आपका जो ऑप्शन ए दिया है वो करेक्ट होगा, बोरान से। किससे? बोरान से। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों 12वां प्रश्न है कि सोडियम टेट्राबोरेट का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए सिंदूर, बी हाइपो, सी लाल दवा, डी सुहागा। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं जो सिंदूर होता है ये किसका रासायनिक नाम होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड का सूत्र होता है HgS। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन से कट करिए इसको। हाइपो, हाइपो किसका रासायनिक नाम होता है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है Na2H2O3। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे लाल दवा के बारे में। लाल दवा किसका रासायनिक नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब KMnO4। KMnO4, KMnO4। ठीक है दोस्तों, अब एक ऑप्शन बचा डी सुहागा, यही आपका करेक्ट होगा। सुहागा जो होता है ये किसका रासायनिक नाम है? सोडियम टेट्राबोरेट। किसका रासायनिक नाम है? सोडियम टेट्राबोरेट, जिसका हमने सूत्र क्या बताया था आपको? Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सुहागा। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। आप यदि चाहें तो T10 क्लासेस को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर GS के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन में फंसते हैं तो आपको मात्र 2 स्टेप फॉलो करने होंगे और आपको उस प्रश्न का उत्तर मात्र 5 मिनट में सॉल्यूशन के साथ मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों 13वां प्रश्न है कि इनमें से मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग कौन सा है। ऑप्शन ए सेरिब्रम पिंडिकल, बी सेरिब्रम, सी कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, डी सेरिब्लम। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये बताना है कि इनमें से मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग कौन सा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मानव मस्तिष्क के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो मानव मस्तिष्क होता है ये अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। किसमें बंद रहता है? अस्थियों के खोल क्रेनियम में। क्यों बंद रहता है? कि जिससे कि बाहरी आघातों से क्या रहे, ये पूर्ण रूप से सेफ रहे, इसको कोई हानि ना पहुंचे, कोई दिक्कत ना पहुंचे। ठीक है दोस्तों, इसलिए। और जो क्या कहते हैं ये तंत्रिका तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य भाग होता है वो कौन होता है? मस्तिष्क होता है।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य भाग होता है वो मस्तिष्क होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि मस्तिष्क का आखिरकार वजन कितना होता है। वजन, देखिए दोस्तों, जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक आपको मस्तिष्क के बारे में बताया। अब मैं आपको बता दूं कि जो मस्तिष्क होता है इसमें कई सारे न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स इसमें मौजूद होते हैं, कुछ नहीं तो अरबों न्यूरॉन्स इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि मस्तिष्क के भाग के बारे में। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। एक होता है आपका मध्य मस्तिष्क। एक आपका होता है पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, आपका एक होता है अग्र मस्तिष्क और एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क जो होता है आपका वो 2 भाग में बटा रहता है। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क आपका 2 भागों में बटा होता है। एक आपका होता है प्रामस्तिष्क, प्रामस्तिष्क जिसे सेरिब्रम ही कहते हैं, कह सकते हैं आप प्रामस्तिष्क। एक आपका होता है डाइनासिफेलान। क्या होता है? डाइनासेफलान। ठीक है दोस्तों, एक आपका होता है प्रामस्तिष्क, एक होता है डायनासेफलान। और जो आपका मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क, आपका जो मध्य मस्तिष्क होता है ये भी 2 भाग में बटा होता है। एक कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो भी ऑप्शन सी आप देख रहे हैं ये, और एक आपका जो होता है सेरिब्रम पेंडिकल, एक ये और एक ये। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। देखिए, जो आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त होता है। एक होता है पोन्स, एक होता है सेरिब्लम जो ये है, और एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इतनी चीजें बता दिए हैं मस्तिष्क के बारे में। देखिए, अब इनके भाग को यदि हम समझाने लगेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। कह रहा है कि इनमें से मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग कौन सा है? हमको अग्रभाग बताना है। देखिए दोस्तों, जो मध्य मस्तिष्क होता है उसका जो अग्रभाग होता है वो सेरिब्रम पिंडिकल होता है। हमने आपको बताया कि जो मध्य मस्तिष्क होता है वो 2 भागों में होता है, एक कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक सेरिब्रम पिंडिकल। देखिए, ये होता है अग्रभाग और ये जो होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये आपका पश्च भाग होता है। कैसा भाग होता है? पश्च भाग। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जान गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, 14वां प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने वाली बर्फ में कुछ नमक या सोरा, सोरा का मतलब क्या होता है? HNO3, मिला दिया जाए तो गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है? ऑप्शन ए 22 डिग्री सेल्सियस, बी -22 डिग्री सेल्सियस, सी 23 डिग्री सेल्सियस, डी -23 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, -22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, 15वां प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि, बी थाइमस ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि, डी थायराइड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो अंतःस्रावी होता है, अंतःस्रावी के जो जनक हैं वो कौन है? थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी का जनक कहा जाता है। किसको? थॉमस एडिसन को। ठीक है दोस्तों, अंतःस्रावी विज्ञान के जो जनक हैं वो थॉमस एडिसन हैं। इंडोक्रिनोलॉजी, इंडोक्रिनोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? थॉमस एडिसन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए, जो मानव शरीर होता है इसमें कुल 8 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला पीयूष ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा अधिवृक्क ग्रंथि, पांचवा पीनियल ग्रंथि, छठा थाइमस ग्रंथि, सातवां अग्नाशय ग्रंथि, आठवां जनन। ये कुल 8 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और हमसे प्रश्न में क्या पूछा है
कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसके श्रावण से क्या होता है कि व्यक्ति की वृद्धि, स्वास्थ्य और क्या लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित करता है। जितने भी चीज होते हैं उसको क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। वृद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास, इन सब चीजों को ये कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, और यदि आपसे प्रश्न में इसका उल्टा कर दे, छोटी की जगह बड़ा कर दे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है, तो थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। यदि आपके प्रश्न में छोटी आती है तो आप पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड पे टिक करिए, और यदि आपके प्रश्न में बड़ी आती है तो आप थायराइड ग्रंथि पर टिक करिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों 16वां प्रश्न है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एंथोलॉजी, बी इकोलॉजी, सी इथनोलॉजी, डी एंटोमोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको बताना क्या है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कीटों का अध्ययन कहलाता है, वही हमको ढूंढकर निकालना है। ठीक है दोस्तों, यदि हम ऑप्शंस के जरिए देखें दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो हमको देखने को मिल रहा है एंथोलॉजी। देखिए दोस्तों, एंथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का। किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए तो सीधा सीधा रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी जो देखने को मिल रहा है इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए भी रॉन्ग होगा आपका। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज रॉन्ग। अब बचा कौन सा? सी और डी। अब हम सी को देखेंगे, इथनोलॉजी। इथनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए भी आपका रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी इज रॉन्ग। तो बचा कौन सा? डी। तो सीधा सीधा डी करेक्ट होगा। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आप इन बाकी 3 के जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ऑप्शंस जो दिख रहे हैं, इनको भी आप अपने ध्यान में बैठा रहिएगा जो हमने बताया है आपको बात। दोस्तों 17वां प्रश्न है कि निमोनिया रोग मनुष्य के शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, बी फेफड़े, सी श्वसन तंत्र, डी श्वासन नली। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जान लीजिए जो निमोनिया रोग मनुष्य को हो जाता है तो इसमें किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। अब हम आपको निमोनिया रोग के कुछ लक्षण भी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, जो निमोनिया रोग हो जाता है मनुष्य को, जो रोगी होता है उसको तेज बुखार आने लगता है, सांस लेते वक्त उसको दर्द होने लगता है, उसके फेफड़े में जल भर सकता है। ये सब लक्षण है इसके निमोनिया रोग के। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। दोस्तों 19वां प्रश्न है कि घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 26, डी 20। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो घरेलू मक्खी होती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12। मतलब कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। कौन सा? 12। ठीक है दोस्तों, तो आइए जो बाकी के 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए 14 गुणसूत्र किस में पाया जाता है? मटर में। 26 गुणसूत्र किस में पाया जाता है? मेढक में। और 20 गुणसूत्र किस में पाया जाता है? मक्का। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बाकी के 3 थे इनको भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। दोस्तों 20वां प्रश्न है कि मनुष्य में एंटीजन कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को खोज कर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल टीरन क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।